हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आई नो ये चैप्टर का ये वाला सेशन डालने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मैं आपके लिए वन शॉट चैप्टर्स लेकर आने वाली हूँ, वन शॉट लेक्चर्स लेके आने वाली हूँ क्लास 12 का। जो बच्चे सीटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमने प्लान किया है कि कुछ वन शॉट्स तो हमने पहले ही अपलोड कर दिए थे, कुछ वन शॉट्स हमने इम्पल्स के वाईटी चैनल पे यानी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए थे। और अब जो बचे कुछ वन शॉट्स हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट, चैप्टर नंबर 6 का वन शॉट, चैप्टर नंबर 8 का वन शॉट, चैप्टर नंबर 9 का वन शॉट, चैप्टर नंबर 10 11 का वन शॉट, ये सारे वन शॉट्स हम अपनी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। बस थोड़ा सा टाइम दे दो, 10 तारीख से ये वन शॉट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी की तैयारी में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट नॉट टू वरी, वन शॉट्स विल बी अवेलेबल टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलो तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन के सेकंड लास्ट सेशन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डिजेशन। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना प्यार इसी तरीके से हमें दिखाते रहो। आई एम रियली थैंकफुल, आपने हमें अब तक बहुत सपोर्ट किया है, बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है और इजेशन का मतलब क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था सबसे पहले, इंजेशन मतलब देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप होता है खाना इंजेस्ट करना, यानी कि खाना, तो ये हमने पढ़ लिया कि खाना हम कैसे खाते हैं। फिर सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन, खाने को कैसे डाइजेस्ट करते हैं, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। आपके सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा एंजाइम्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे एंजाइम्स हमने पढ़ लिए, हमने डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन यानी कि थर्ड प्रोसेस के बारे में। मतलब आपका ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, इसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद वो असिमिलेट होंगे। असिमिलेट मतलब क्या होता है, स्टोर हो जाना। असिमिलेट करना मतलब क्या होता है, स्टोर करना। और असिमिलेशन करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना। सो इजेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, सो ये 3 टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है, द पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन थ्रू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू ब्लड एंड लिम्फ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन दिया है। एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि डाइजेशन प्रोसेस करने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट बचता है, डाइजेशन प्रोसेस करने के बाद जो भी एंड प्रोडक्ट बचता है, वो एंड प्रोडक्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकस की मदद से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आपके डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है, माउथ से लेकर एनस तक जो ट्यूब होती है, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक, सब कुछ एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो डाइजेशन करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचता है, वो एंड प्रोडक्ट आपके एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोजल लाइनिंग यानी जो इनर लाइनिंग होती है, वो सेल्स एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में डालते हैं। कहाँ पर डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पोर करते हैं और लिम्फ वेसल्स में पोर करते हैं, जिसकी मदद से वो जो फूड है, वो जो मिनरल्स है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड की मदद से और लिम्फ की मदद से बॉडी के कोने कोने तक पहुंच जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने का काम किसका होता है, ब्लड का। ओके, बिकॉज इट इज नोन एज द कनेक्टिंग फ्लूइड। ओके, चलो आगे देखते हैं। सो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय वेरियस वेज। एब्जॉर्प्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कौन से तरीके होते हैं, पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन करना, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, तीसरा होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। देखो सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन करना, सिंपल डिफ्यूजन मतलब एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट जो आपको 10th में बताया था। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब आप ट्रैवल करते हो, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, जब आप एटीपी एनर्जी का यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अबाउट 90% ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो आपके जितना भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन करने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स में से जो 90% एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। एंड द रेस्ट इज
डन इन माउथ, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो 90% एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और बाकी का एब्जॉर्प्शन हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पर होता है? माउथ, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ओके चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखो आपको सेम एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या बताया गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ पार्ट ऑफ ग्लूकोज, absorption of part of glucose, amino acids and some electrolytes like chloride ions are absorbed by simple diffusion depending on concentration gradient। मतलब क्या बोला गया है कि ये जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं और ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लोराइड आयंस जो होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब क्या बोला गया है, समझो ये आपका सेल है और ये आपका ब्लड है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? जहां पर ज्यादा सल्यूट प्रेजेंट होगा, जहां पर सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वहां पे ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा। तो न्यूट्रिएंट किसके पास होता है? ब्लड के पास होता है। तो ब्लड का न्यूट्रिएंट्स, और सेल के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है क्योंकि सेल को तो खाना चाहिए ना, तो सेल के पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ब्लड के पास न्यूट्रिएंट होता है। तो जहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा है वहां का न्यूट्रिएंट कम वाली जगह पे जाएगा। सो आपके ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, ब्लड का ये न्यूट्रिएंट, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड का ये न्यूट्रिएंट हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैं इधर पे लिख रही हूँ, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सम अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि सम अमीनो एसिड्स एज वेल एज सब्सटेंसेस लाइक फ्रुक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इन दिस मेथड कैरियर आयंस लाइक सोडियम ब्रिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमको दूसरे आयंस की मदद लेनी पड़ती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर हम सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस की मदद लेते हैं ऑल्टरनेट आयंस को अट्रैक्ट करने के लिए, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इन दिस मेथड कैरियर्स लाइक सोडियम ब्रिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन। सम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो इधर पे क्या बोला गया है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब कि आपके सेल के अंदर जो है, यहाँ पे भी ज्यादा सोडियम है, यहाँ पे भी ज्यादा सोडियम है, फिर भी ये सोडियम सेल के बाहर जाएगा। मतलब अपने कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जहां पर है, समझो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो भी सोडियम बाहर ही जाएगा। टेक्निकली बाहर का सोडियम अंदर जाना चाहिए था, पर ये अंदर का सोडियम बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब जहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है उधर से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, इसको हम बोलते हैं अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो इसके लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। This type of absorption of mineral like sodium is called active transport। तो ऐसे टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो वाटर एक बहुत ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी कि न्यूट्रल लिक्विड है, तो इसको अब्जॉर्ब होने के लिए कोई भी ज्यादा एनर्जी वगैरह नहीं लगती है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब जहां पे वाटर कम होगा वहां वाटर चला जाएगा। तो हाई टू लो वाटर का फ्लो कैसे होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द फ्लो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है, मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारे जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स होते हैं ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। दे डिसॉल्व इन द सेंटर ऑफ स्पेरिकल एग्रीगेट्स। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये फैटी एसिड्स सारे के सारे मिलके एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक ऐसा गोल गोल बोलस जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड सेल। मतलब बहुत सारे फैट सेल्स जब एक साथ आके झुंड बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। आपके रिजल्ट पे आता है ना एग्रीगेट मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स का मतलब होता है एवरेज मार्क्स। तो यहाँ पे जितने भी फैटी एसिड्स के सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ झुंड बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं स्पेरिकल एग्रीगेट्स, which are formed by bile salts called micelles।
तो ये एग्रीगेट्स कैसे बनते हैं, ये एग्रीगेट बनते हैं बाइल सॉल्ट के मिक्सचर के साथ। सो देखो यहाँ पे ये आपको ये मिसेल का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक मिसेल का स्ट्रक्चर है। मिसेल मतलब क्या होता है, फैटी सेल्स, फैटी एसिड के जो सेल्स है, ये फैटी एसिड के सेल्स ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए एक झुंड बना लेते हैं और फिर वो इंटेस्टाइन के थ्रू लैक्टियल में एंटर करते हैं। देखो इधर पे ये डायग्राम देखो, ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल है और ये आपका इंटेस्टाइन का लेयर है। ये लिपिड मॉलिक्यूल जैसे तैसे इंटेस्टाइन के थ्रू अंदर जाएगा और इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये लैक्टियल डक्ट में एंटर करता है। किधर पे एंटर करता है, लैक्टियल डक्ट में। लैक्टियल डक्ट में मोस्टली फैटी एसिड ही एब्जॉर्ब किया जाता है और ये फैटी एसिड फिर यहाँ से लिम्फ नोड में जाएगा, फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा और जहां पर भी इसकी जरूरत होगी वहां पे ये पास ऑन किया जाएगा। तो ये जो गोल गोल जैसा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं मिसेल लाइक स्ट्रक्चर। मिसेल लाइक स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिलता है, जो हेड वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो अगर वाटर अंदर की तरफ है तो हेड अंदर चला जाएगा और वाटर बाहर की तरफ है तो हेड बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेड इज हाइड्रोफिलिक एंड टेल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक फोबिया मतलब डर होना, फिलिक यानी प्यार होना। सो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डर जाना। सो मिसेल्स एंटर इनटू द इंटेस्टिनल विलाई। ये मिसेल कहाँ पर एंटर करते हैं बच्चा, ये देखो ये आपका जो मिसेल है ये कहाँ पर एंटर करता है, ये मिसेल आपके इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। सो इट एंटर्स इनटू द इंटेस्टिनल विलाई। हियर दे आर रिफॉर्म्ड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। तो ये जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं तो इधर पे काइल बनता है। देखो हमने पढ़ा था काइल और काइम, काइल और काइम याद आ रहा है आपको, ये तो लिक्विड्स हमने पढ़े थे। तो जब आपका ये मिसेल आपके इंटेस्टाइन विलाई के अंदर चला जाता है तो इधर पे ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, इधर पे ये बनाता है काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, काइलोमाइक्रॉन का स्ट्रक्चर। काइलोमाइक्रॉन्स आर स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। ये काइलोमाइक्रॉन कैसे होते हैं, ये काइलोमाइक्रॉन्स छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल्स। ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ये लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इन लिम्फ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल्स बोलते हैं। फ्रॉम हियर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड स्ट्रीम। और फिर यहीं से ये जो लैक्टियल्स है, ये लैक्टियल्स से ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और ब्लड की मदद से ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाए जाएंगे। देखो अभी हम एक चार्ट देखते हैं, उस चार्ट में हमको बताया गया है कि एग्जैक्टली कौन से ऑर्गन का क्या अब्जॉर्प्शन करने का काम होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउथ के बारे में। माउथ का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूकस ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग इनटू द ब्लड कैपिलरीज। फॉर एग्जांपल सम ड्रग्स लाइक सर्टेन पेन किलर्स। जब आप कोई भी दवा खाते हो, कोई भी पेन किलर खाते हो तो वो आपके माउथ से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ का एब्जॉर्प्शन आपके टंग के रीजन से और आपके म्यूकोजल लाइनिंग से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा में, जो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है और उधर से ही एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट कर देता है। फिर माउथ के बाद नेक्स्ट आता है स्टमक, सेकेंड नंबर आता है स्टमक का। तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा, गैस्ट्रिक यानी स्टमक म्यूकोजा इज इम्परमिएबल टू मोस्ट सब्सटेंसेस। इम्परमिएबल मतलब क्या होता है बच्चा, इम्परमिएबल मतलब नो परमिशन। सो स्टमक के पास ज्यादातर परमिशन नहीं होती है, क्योंकि स्टमक में ना HCl प्रोड्यूस होता है। स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, HCl प्रोड्यूस होता है। HCl का काम क्या होता है, एंजाइम को एक्टिवेट करना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना और साथ ही साथ बैक्टीरिया को किल करना। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ज्यादा नहीं होगा, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट जो है वो स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होता है और वो अनएब्जॉर्ब्ड फूड कहाँ पर ट्रैवल करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है। लिटिल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अल्कोहल्स एंड ड्रग्स लाइक एस्पिरिन गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। तो स्टमक में बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें ही एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि पानी, कुछ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल और एस्पिरिन वाले ड्रग्स, मतलब कुछ मेडिसिन ही स्टमक में एब्जॉर्ब होते हैं। ज्यादा चीजें स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, सारी की सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो माउथ में जो एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद खाना स्टमक में गया, स्टमक का खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स are absorbed in the blood capillaries in villi, in our intestinal villi. Lipids and fat soluble vitamins, that is A, D and E, are absorbed in lacteals. जो फैट soluble vitamins होती हैं वो आपके इंटेस्टाइन के लैक्टियल वाले वेसल्स में एब्जॉर्ब होंगी। देखो हमने पढ़ा था हमारे लैक्टियल्स के अंदर आर्टरीज भी होते हैं, वेन्स भी होते हैं। ये आपका आर्टरी है, ये आपका वेन है, और इसी के बीच बीच में लैक्टियल भी होते हैं। लैक्टियल क्या करते हैं, लैक्टियल फैटी टिश्यू या फैटी लिक्विड और लिम्फ नोड्स कैरी करते हैं। तो जो फैट वाला पार्ट है वो लैक्टियल में एब्जॉर्ब होगा और बाकी जो फूड है वो आपके आर्टरीज में एब्जॉर्ब होगा।
और फिर इसके बाद जो बचा हुआ कचरा बचेगा वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर इज गुड फॉर बॉडी. तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम एंड क्लोराइड, ड्रग्स एंड सम वाइटामिन्स टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. तो बचा कुचा वाइटामिन और ड्रग्स जो है, जो दवा है, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है. और इसके बाद जो कचरा बचता है वो सीधे के सीधे बॉडी से आउट, यानी कि उसका इजेशन हो जाता है. क्या हो जाता है? उसका इजेशन, यानी कि एक्सक्रीशन हो जाता है. ठीक है, आगे देखो आपको क्या बताया गया है. असिमिलेशन प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन हमने देख लिया कैसे होता है. अब असिमिलेशन के बारे में देख. The absorbed food material finally reaches the tissue and becomes a part of protoplasm. तो इतनी मेहनत से जो खाना अब्जॉर्ब किया, ब्लड वेसल ने जो खाना अब्जॉर्ब किया, ये ब्लड वेसल की मदद से खाना सेल तक गया. सेल के अंदर के लिक्विड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, या आप इसको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं. तो फाइनली ये फूड आपके प्रोटोप्लाज्म में जाता है और उधर पे जाके ये स्टोर हो जाता है. तो अब इस फूड में से जो जो एनर्जी यूज करनी होगी, हमारा सेल वो एनर्जी यूज करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स यूज करेगा और सेल एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट असिमिलेशन. अब हम पढ़ते हैं इजेशन के बारे में. इजेशन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कन्वर्टेड टू फीसिस. फीसिस मतलब क्या होता है बेटा? फीसिस मतलब स्टूल्स, यानी कि पॉटी. तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू पॉटी यानी फीसिस इन कोलॉन एंड इट रीचेस रेक्टम. ये जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट कन्वर्ट होता है आपके फीसिस में, और वो फीसिस आपके लार्ज इंटेस्टाइन से किधर जाते हैं? आपके कोलॉन में एंटर करते हैं. कहाँ पर एंटर करते हैं? कोलॉन में. और फिर कोलॉन के मदद से ये जाते हैं रेक्टम में. रेक्टम में ये टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर होते हैं, और फिर जब रेक्टम भर जाता है तो ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो फीसिस कंटेन वाटर. देखो फीसिस में क्या क्या होता है? वाटर होता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल थोड़ा स्मूथ होता है, पॉटी थोड़ी सी स्मूथ होती है. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं. स्लॉड ऑफ मसल म्यूकोजल सेल्स. स्लॉड ऑफ म्यूकोजल सेल्स मतलब क्या होते हैं? डेड म्यूकोजल सेल्स. इट ऑल्सो कंटेन्स डेड बैक्टीरिया एंड अनडाइजेस्टेड फूड. तो पॉटी में ये सारी चीजें होती हैं. Distension of rectum stimulates pressure sensitive receptors that indicate a neural reflex for defecation or egestion. मतलब देखो क्या बोला गया है. हमारा जो रेक्टम होता है, हमारे रेक्टम के जो मसल्स होते हैं, वो रेक्टम मसल्स एक रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रेक्टम डिस्टेंड होएगा. डिस्टेंड मतलब क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन, यानी कि स्ट्रेच होना. डिस्टेंशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच होना. तो जितना ज्यादा रेक्टम मसल स्ट्रेच होगा, उतना ज्यादा न्यूरल रिफ्लेक्सेस एक्टिवेट होंगे, उतने ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट होगा, और उसके वजह से हमको मैसेज मिलता है कि बॉडी में अब वेस्ट ज्यादा स्टोर हो गया है, तो अब तुम पॉटी करो और बॉडी में से ये वेस्ट निकालो. तो एनस के पास जो एनल स्पिंस्टर होता है, वो स्पिंस्टर ओपन हो जाता है और हम ये डिफेकेशन कर देते हैं, यानी पॉटी करके वेस्ट बाहर निकाल देते हैं. इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस. ये वॉलेंटरी प्रोसेस होता है. वॉलेंटरी प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है. सो इट इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू एनल ओपनिंग गार्डेड बाय स्पिंस्टर मसल्स. तो एनल ओपनिंग से ये वेस्ट बाहर आ जाएगा. ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. पक्का? ऑल राइट. ओके, तो अब आगे हमें देखो क्या बताया गया है. आपकी टेक्स्ट बुक में एक बॉक्स दिया गया है डू यू नो का. डू यू नो बॉक्स में हमको क्या बताया गया है? Nowadays we talk about calories of food we consume. आजकल सारे के सारे लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, तो सब लोग कैलोरीज वगैरह की बड़ी बात करते हैं. हमारे टाइम पे मम्मी बोलती थी चुपचाप घी खाओ, बटर खाओ, मक्खन खाओ, जो खाने का है खाओ, बट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. अभी मेरे साइज पे मत जाना, मैं बहुत खाती हूँ, पर मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरी बॉडी में ज्यादा फैट स्टोर नहीं होता है. तो नो कमेंट्स अबाउट दैट. ओके, तो इधर पे क्या बोला गया है कि आजकल की जनरेशन या आजकल फिटनेस फ्रीक भी बहुत सारे लोग हैं, फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, विच इज अ गुड थिंग. ओके, विच इज अ गुड थिंग. तो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट कैलोरीज. अब ये कैलोरी होता क्या है? ये कैलोरी कौन सी चिड़िया का नाम है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलोरी. एक्चुअली कैलोरी को एग्जैक्टली समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैलोरी. द अमाउंट ऑफ हीट. देखो इधर क्या बताया गया है. द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबस्टन. लिबरेट करना यानी कि रिलीज करना. लिबरेट करना मतलब क्या होता है? रिलीज करना. तो द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिलीज्ड बाय कंप्लीट कंबस्टन. कंबस्टन मतलब क्या होता है बेटा? बर्निंग. कंबस्टन करना यानी बर्निंग करना, यानी जला देना, यानी उसको ब्रेक करना. सिंपल भाषा में बोलूं तो कंबस्टन करना यानी कि ब्रेक डाउन करना. तो जब भी आप 1 ग्राम ऑफ फूड, 1 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करते हो, तो खाने को ब्रेक डाउन करने के टाइम पे उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से जो हीट रिलीज होती है, इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी कि ये एक डिवाइस होता है जो एनर्जी काउंट करता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है.
उसको हम बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। इन एनिमल्स में बहुत सारी ये वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट की गई हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो इन एनिमल्स द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि एनिमल्स में हमको क्या देखने को मिलता है, हम एनर्जी कंटेंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हीट एनर्जी के बेसिस पे। द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड इज इट्स फिजियोलॉजिकल वैल्यू। देखो क्या बोला गया है, 1 ग्राम ऑफ फूड में से जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम उसकी कैलोरीफिक या फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल वैल्यू बोलते हैं। और जितना हीट रिलीज होता है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। सी द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इज कैलोरीफिक वैल्यू। सी फैट में से किलो कैलोरीज में काउंट किया गया है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ फूड को जब आप बर्न करते हो तो उसमें से कितना किलो कैलोरी प्रोड्यूस होता है, 9.45 किलो कैलोरीज। और 9.45 किलो कैलोरीज में से कितना एनर्जी मिलेगा, 9.0 एनर्जी, यानी लेवल काफी अच्छा है। प्रोटीन्स में से 5.65 उसका कैलोरीज वैल्यू होता है और उसमें से हमको सिर्फ 4.0 एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के 4.1 किलो कैलोरीज में से 4.0 एनर्जी मिलती है। यानी कि फैट आपके बॉडी के लिए, अनसैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं वो लोग प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो प्रोटीन से आपका कैलोरी एक्चुअली बढ़ता है। तो ज़्यादा कैलोरी बढ़ा के फ़ायदा नहीं है। जितना कैलोरी से एनर्जी मिल रहा है उतना कैलोरी अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लोगे तो बहुत ज़्यादा बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओके सिंपल है, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, सो यू कैन जस्ट रिवाइज इट वंस। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए बॉम कैलोरीमीटर यूज करते हैं, ये याद रखना और ये वैल्यूज लर्न करके जाना, इट विल बी सिंपल फॉर यू। इसके बारे में डिटेल में आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स एंड डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर के वजह से कौन सी बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। Nutrition related disorders can be categorized based on the food that an individual consumes and conditions that develop due to malfunctioning of the organs और glands associated with digestive system। यानी कि आप जिस तरीके का खाना खाते हो, तो आप कैसा खाना खा रहे हो, वो खाना डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन या कोई ग्लैंड बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन बराबर काम नहीं कर रहा है, डाइजेशन बराबर से नहीं हो रहा है, ग्लैंड्स बराबर से काम नहीं कर रहे हैं, या एंजाइम्स बराबर से प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू आर ऑलरेडी अवेयर, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट लिटिल एक्स्ट्रा और लेस ऑफ फंक्शन कैन लीड टू डाइटरी डिसऑर्डर। वो बोलते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा और जरूरत से कम कोई चीज नहीं होनी चाहिए, एकदम जरूरत के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो भी घमंड आ जाता है, जरूरत से कम पैसा रहता है तो हम बेचारे बन जाते हैं। जितना है मतलब इतना रहना चाहिए कि बेसिक नीड्स लाइफ की फुलफिल हो जाए, ठीक है। फिर तो उसके बाद हमारी ख्वाहिशें खत्म ही नहीं होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। मम्मी जब घर में आलू का पराठा बनाती है या जब होटल में आप चाइनीज खाने जाते हो, सो दिल है कि मानता नहीं, करेक्ट है। ओके, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, डोंट जज मी ऑन दैट, बट माई पॉइंट इज कि आपकी नीड कितनी है, आपकी बॉडी की नीड कितनी है, ये मैटर करता है। लेकिन हम किसके हिसाब से चलते हैं, हम वांट के हिसाब से चलते हैं। वांट मतलब क्या होता है कि और दो और दो और दो, लेकिन इसके वजह से बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम डैमेज हो सकता है। नीड के हिसाब से चलेंगे तो लाइफ में हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ रहने वाले लोग भी खुश रहेंगे। जरूरत अनुसार चलो, चाहत अनुसार नहीं। ओके, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन्स कॉजेज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या बोला गया इधर पे, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो उसके वजह से प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाता है, PEM। इन इट कैन बी associated with inadequacy of vitamins and minerals in diet। तो खाने में विटामिन की कमी है या मिनरल्स की कमी है तो भी हो सकता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीजेज लाइक क्वाशियोरकर एंड मरासमस। तो आपको 2 डिजीजेस देखने को मिलते हैं प्रोटीन की कमी के वजह से। पहला डिजीज होता है क्वाशियोरकर, दूसरा डिजीज होता है मरासमस। क्वाशियोरकर के बारे में देखते हैं। दिस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज फाउंड जनरली इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to
3 years ऑफ एज। क्या बोला गया इधर पे हमको कि ये जो प्रोटीन डिफिशियंसी है ये हमको किस में देखने को मिलती है? इट इज फाउंड जनरली इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज। ये 1 से 3 साल तक के बच्चों में हमको देखने को मिलता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर आर अंडरवेट एंड शो स्टंटेड ग्रोथ। क्या बोला गया हमको इधर पे कि जिन बच्चों में क्वाशियोरकर होता है उनकी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है और उनकी बॉडी की हाइट जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, वो छोटे रहते हैं, उनकी बॉडी की ग्रोथ स्टंटेड होती है। उनका ब्रेन पुअर डेवलप्ड होता है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, उनको भूख नहीं लगती है, सो लॉस ऑफ एपेटाइट। अनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी। प्रोट्रूडिंग बेली, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पेट ऐसे बाहर निकलता है, मतलब एकदम छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे रहते हैं पर वो एकदम पेटलू रहते हैं। तो वो किस वजह से होता है? वो क्वाशियोरकर की वजह से होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि इस बच्चे को पेट भर के खाना मिला इसीलिए इसका पेट बाहर निकल गया है। अगर किसी बच्चे की बॉडी एकदम पतली माचिस के कांडी जैसी है और उसका पेट एकदम बाहर निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूडिंग बेली। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोट्रूडिंग बेली। स्लेंडर लेग्स, स्लेंडर लेग्स मतलब एकदम पतले पतले पैर होना। बल्जिंग आई, बल्जिंग आई मतलब क्या होती है? एकदम आंख ऐसे बाहर आके दिखाई देती है। ओडिमा ऑफ लोअर लेग्स एंड फेस, चेंज इन स्किन एंड हेयर कलर। मतलब क्या बोला गया है? फेस एकदम सूजा सूजा रहता है और एकदम जो पैर के टोज होते हैं, जो तलवे होते हैं, वो एकदम सूजे सूजे रहते हैं। पैर एकदम पतला रहेगा लेकिन चेहरा सूजा रहेगा, टोज सूजे रहेंगे। स्किन एकदम लाइट कलर की, येलो कलर की, ऐसे लगेगा कि एकदम पिलपिला सा मुरझाया हुआ सा बच्चा है। बाल गिरने लगेंगे, डल कलर के हो जाएंगे। तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब नेक्स्ट है मरास्मस, सो लेट अस सी अबाउट इट। ओके, तो मेरास्मस देखने से पहले एक बार मैं आपको ये फोटो बताना चाहती थी। ये है एक नॉर्मल चाइल्ड की फोटो और ये है क्वाशियोरकर पेशेंट की फोटो। क्वाशियोरकर पेशेंट की फोटो देखो क्या दिखाया गया है। इसका बेली कैसे बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है, इसके चेस्ट के रिब्स एकदम प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, लेग्स एकदम पतले पतले हैं। लेग में जो ये काफ मसल्स है वो पतले पतले हैं, लेकिन जो टोज है वो ओडिमा है, यानी कि वहां पर स्वेलिंग देखने को मिल रही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेरास्मस के बारे में। ये दोनों के दोनों प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से ही होते हैं, लेकिन मेरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या डिफरेंस है उसका डिफरेंस बिटवीन भी मैं आपको बताऊंगी। देखो इधर क्या बताया गया है। मेरास्मस इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। मेरास्मस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से ही होता है। माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, यानी कि पूरा नरिशमेंट ना मिलना। तो marasmus occurs because of protein energy malnutrition which is found in infants under 1 year of age। तो ये जो मेरास्मस है, ये मेरास्मस हमको ज्यादातर 1 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है और क्वाशियोरकर 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में होता है। सो दोनों का एज डिफरेंस अलग अलग है। इन दिस डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कपल्ड विथ लोअर टोटल फूड कैलोरिफिक वैल्यू। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होता है। मरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ साथ अगर लो कैलोरिफिक वैल्यू है तो उसके वजह से भी ये डिजीज होता है। मरास्मस में क्या होता है? इनएडिक्वेट डाइट इम्पेयर्स फिजिकल ग्रोथ एंड रिटार्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। मतलब इसमें फिजिकल ग्रोथ तो बराबर नहीं होगी, साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होगी, इम्प्रॉपर। रिटार्ड यानी कि पुअर डेवलपमेंट। सबक्यूटेनस फैट डिसअपियर्स, आपको ज्यादा फैट देखने को नहीं मिलेगा। स्किन के नीचे का जो फैट होता है वो गायब हो जाएगा, एकदम पतले रहेंगे ये इंसान। इनका रिप केज जो है, इनके जो चेस्ट की बोन्स होती हैं वो एकदम विजिबल तरीके से दिखाई देंगी, प्रोमिनेंट यानी क्लियरली विजिबल। इनके हाथ और पैर पतले पतले हो जाते हैं, मतलब सेम क्वाशियोरकर के जैसे। स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और एकदम रिंकल्स आने लग जाते हैं। बॉडी का वेट लूज होने लगता है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टॉप हो जाता है क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अट्रोफी ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अट्रोफी मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। अट्रोफी यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाना, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, उसके वजह से हमको मेरास्मस देखने को मिलता है। देर इज नो ओडीमा। ओडीमा मतलब क्या होता है? ज्यादा स्वेलिंग हमको देखने को नहीं मिलती है मेरास्मस पेशेंट्स में। क्वाशियोरकर के पेशेंट्स में हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है। देखो ये डिफरेंस बिटवीन है, दिस इज क्वाशियोरकर एंड द अदर। ये क्वाशियोरकर है और ये मरास्मस है, ठीक है। दिस इज क्वाशियोरकर एंड दिस इज मरास्मस। तो क्वाशियोरकर में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, मरास्मस में प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू के डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। क्वाशियोरकर में बच्चे के बॉडी में हमको स्वेलिंग देखने को मिलती है, ओडीमा यानी कि स्वेलिंग इन लोअर लेग्स, लोअर आर्म्स एंड यूजुअली इन फेस, लेकिन मरास्मस में स्वेलिंग नहीं होती है। क्वाशियोरकर में एपेटाइट इज पुअर एंड स्किन शोज नो चेंज।
बट मरासमस में एपेटाइट इज गुड, मतलब बच्चा खाता है लेकिन उसकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। और इसकी स्किन जो है वो ऐसे पैचेस पैचेस आने लग जाते हैं, और स्किन में मतलब ऐसे डल पैचेस जनरेट हो जाते हैं। क्वाशियोरकर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मरासमस वाले जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली वीक होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, क्वाइट होते हैं, एंड दे आर अपैथेटिक, यानी वो इतना ज़्यादा क्योस क्रिएट नहीं करते हैं। क्वाशियोरकर के जो बच्चे होते हैं इनके एज में, मतलब आपको 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक, 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के एज ग्रुप में क्वाशियोरकर होता है। लेकिन मरासमस हमको इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, यानी कि 1 साल से जो छोटे शिशु होते हैं, नन्हे बालक होते हैं, उनमें हमको मरासमस देखने मिलता है। ये सारे के सारे डिजीजेस, मरासमस हो या क्वाशियोरकर हो, ये क्यों हो रहा है? तो मेजर कॉज ऑफ दीज डिसऑर्डर्स इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। पॉवर्टी यानी गरीबी, लार्ज फैमिली साइज, एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो किसी को बराबर खाना नहीं मिलता। इल स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब अगर किसी फीमेल को कंटिन्यू बैक टू बैक हर एक साल बच्चा पैदा हो रहा है तो उससे बच्चे की हेल्थ पे असर पड़ता है, क्योंकि दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए ताकि मदर की हेल्थ अच्छी रहे। अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चा अनहेल्दी पैदा होगा। अर्ली टर्मिनेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चे को जल्दी दूध पिलाना बंद कर दिया माँ ने तो उसके वजह से भी बच्चा अनहेल्दी हो सकता है। एंड ओवर डाइल्यूटेड मिल्क आर फ्यू कॉजेज, यानी कि पानी मिलाया हुआ दूध अगर पिलाएंगे तो भी उसके वजह से बच्चे की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन्फेक्शियस डिजीज बिकम्स अपॉर्चुनिस्टिक। माल न्यूट्रिशन के वजह से बच्चे के बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन फटाक से फैलेगा। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब क्या होता है? फटाक से फैलना। एंड इट वर्सन्स द कंडीशन, और इसके वजह से बच्चे की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। प्रॉपर डाइट कैन हेल्प इन रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स, तो क्या बोला गया है हमको इधर पे? अगर बच्चे की डाइट प्रॉपर होगी तो उसके वजह से बच्चा ठीक हो सकता है। मतलब माल न्यूट्रिशन ऐसी बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं कर सकते, इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बच्चे को एकदम प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब क्या होता है? ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने के वजह से, इनएडिक्वेट एंजाइम सेक्रीशन के वजह से, अगर आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एंजाइम सेक्रेट नहीं हो रहे हैं। स्पाइसी फूड खाने के वजह से HCl का लेवल बढ़ जाता है। एंजाइटी यानी नर्वसनेस के वजह से भी हमको पेट में बड़ी सी मिचमिची सी मचती है, यानी वी फील वेरी रेस्टलेस, एकदम कैसा कैसा तो लगता है। तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ इनडाइजेशन, यानी जब खाना नहीं पचता है। इट इनडाइजेशन यानी कि अपच, ओके। इट इज कॉल्ड इनडाइजेशन। improperly digested food और food poisoning also can cause indigestion। अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं पचा है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फूड पॉइजनिंग हो गई है, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी हम इंडाइजेशन में ही काउंट करते हैं। इट लीड्स टू लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगना बंद हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। हार्ट बर्न, यानी कि एसिडिटी की वजह से चेस्ट में भी पेन होना स्टार्ट होता है, पर वो हार्ट अटैक नहीं होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी। रीजर्जिटेशन यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होता है। डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मतलब कि पेट का ऊपर वाला पार्ट आपका दुखने लगता है। स्टमक पेन, बहुत जोर से पेट दुखता है। सो ये सारी चीजें हमको इंडाइजेशन में देखने को मिलती हैं। अवॉइडिंग ईटिंग लार्ज मील, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा खाना मत खाओ एक साथ। खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। सो डू नॉट लाई आफ्टर योर मील। थोड़ा कम स्पाइसी खाना खाओ, कम ऑयली खाओ, कम जंक फूड खाओ, यानी बाहर का कचरा कम खाओ। मुझे पता है कोई नहीं रुकेगा, सबको कचरा खाने का है, मुझे भी खाना है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट। अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेसेस अगर हम ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो हमको इंडाइजेशन नहीं होगा, ओके। ऑल राइट। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफिकेशन इज रिड्यूस टू लेस देन वंस पर वीक, द कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। मतलब समझो आपको हफ्ते भर में पॉटी आई नहीं है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पॉटी ब्लॉक हो जाना। डिफिकल्टी इन डिफिकेशन में रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन। समझो अगर किसी को बाथरूम नहीं आ रही है, पॉटी नहीं आ रही है, इफ यू आर नॉट रिमूविंग योर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी, तो उसके वजह से आपके पेट दर्द होने लगेगा। सॉरी, आगे आ गए हम, सॉरी सॉरी। हाँ, उसके वजह से पेट दर्द होने लगेगा। एब्डोमिनल पेन, डिस्टॉर्शन यानी स्टमक पेन, रेयरली परफोरेशन यानी बहुत बहुत कम कम पॉटी आएगी, अटक अटक के आएगी। द कॉजेज आर, तो ये किस वजह से होता है? अफेक्टेड कॉलोनिक मोबिलिटी ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मतलब क्या बोला गया? आपके बॉडी के जो न्यूरल रिफ्लेक्सेस है वो अफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। बॉडी तक मैसेज ही नहीं पहुंच रहा है तो हमारा एनस जो है वो ओपन ही नहीं होता, और एनस ओपन नहीं होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ही नहीं निकलेगा।
तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, लो फाइबर डाइट, जब आप हरी भाजी नहीं खाते हो, हरी सब्जी नहीं खाते हो, तो उसके वजह से भी आपका फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता और पॉटी बाहर बाहर नहीं निकलती है, इसलिए हरी भाजी हफ्ते में 2 बार खाना बहुत ज़रूरी है। तो फाइबर की कमी की वजह से भी हो सकता है। इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, अगर आपने पानी कम किया है तो भी आपकी पॉटी कड़क कड़क निकलेगी। एंड बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब अगर आप सिर्फ लेटे रहते हो, बैठे रहते हो, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, तो प्रॉपर पॉटी नहीं निकलेगी। रफेज, सफिशिएंट फ्लूइड्स इन डाइट। रफेज मतलब क्या होता है बेटा? सैलेड्स, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सेल्यूलोज खाना। सो रफेज, सफिशिएंट फ्लूइड्स इन डाइट एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प इंप्रूव द कंडीशन। तो एक्सरसाइज करने से, बॉडी मूवमेंट करने से, पानी पीने से और फाइबर खाने से हमारा पॉटी जो है वो अच्छे से निकलेगा, स्मूथली निकलेगा और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। फिर आता है डायरिया। डायरिया इज अपोजिट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। डायरिया में पतली पतली लूज मोशंस होती है। तो पासिंग लूज वाटरी स्टूल्स यानी पानी जैसे पॉटी मोर देन 3 times a डे इज कॉल्ड डायरिया। दिन में एक बार, 3 बार से ज्यादा अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसको हम डायरिया की कंडीशन बोलते हैं। डायरिया कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से आपके बॉडी का वाटर बाहर आ जाएगा, तो उसके वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। द अदर सिम्टम्स आर ब्लड इन स्टूल। तो डायरिया के दूसरे सिम्टम्स कौन से हैं? ये बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं, मतलब एक्सट्रीम केस में ये देखने को मिलता है। तो अदर सिम्टम्स आर स्टूल यानी पॉटी, ब्लड इन स्टूल यानी आपके पॉटी के साथ साथ ब्लड निकलना, उल्टी जैसी फीलिंग होना, पेट एकदम फूल जाना, एकदम मोटा हो जाना पर पॉटी नहीं आती है, या एकदम गैस जैसा लगता है। फीवर भी आ जाता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द कॉज एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो कितना सीरियस लूज मोशंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। द कॉजेज ऑफ डायरिया आर इन्फेक्शन। सो डायरिया के अलग अलग कॉजेज हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है थ्रू फूड एंड वाटर, और डिसऑर्डर्स लाइक अल्सर, अल्सर के वजह से, या कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब क्या होता है? ई कोलाई के इन्फेक्शन के वजह से, या आपका इंटेस्टाइन अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेशन यानी इंटेस्टाइन सूज जाना। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखा जाता है। ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है, मतलब आपका फूड ही प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, सो इसका भी इलाज हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो इसको हम बोलते हैं पीलिया। ओके, वी ऑल एसोसिएट जॉन्डिस विद येलोनेस और कंजंक्टिवा ऑफ आईज एंड स्किन एंड वाइटिश स्टूल। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कंडीशन कॉल्ड जॉन्डिस। ये बॉडी पीली हो जाना, या आंखों में कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन आ जाना, या वाइट पॉटी निकलना, ये सारे के सारे जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं। इट इज अ साइन ऑफ एबनॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये है कि आपके जो आरबीसी है, आरबीसी का बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है और उसमें से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बन रहे हैं। Jaundice develop if excessive breakdown of RBC takes place. Along with increased bilirubin level, then the liver can handle, or there is obstruction in the flow of bile from liver to duodenum. क्या बोला गया है हमको इधर पे? जॉन्डिस कब होता है? जब आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। आरबीसी ब्रेक डाउन होता है तो 2 सेल्स बनते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक कौन सा होता है? बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। तो कंटिन्यूअस आरबीसी ब्रेकडाउन की वजह से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन फॉर्म होते हैं। इतना ज़्यादा बिलीरुबिन बन जाएगा कि जिसको लिवर भी अगर हैंडल नहीं कर पाया तो फिर आपकी बॉडी में जॉन्डिस की सिचुएशन हो जाती है। बिलीरुबिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आइदर वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। ये बिलीरुबिन कभी वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, कभी फैट में भी डिसॉल्व हो सकता है। फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन इज टॉक्सिक टू ब्रेन सेल्स। ये जो फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन होता है ये ब्रेन के लिए खतरनाक होता है, और इसीलिए सीरम बिलीरुबिन वैल्यूज हैव ग्रेट डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। और इसीलिए आपके ब्लड में, सीरम यानी कि आपके ब्लड में कितना बिलीरुबिन है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बिलीरुबिन आपके ब्रेन तक चला गया, फैट सॉल्युबल बिलीरुबिन अगर ब्रेन तक चला गया तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और मैंने ऐसे खुद, मेरे नेबर की खुद डेथ जॉन्डिस के वजह से हुई है। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, यू शुड नेवर टेक जॉन्डिस फॉर ग्रांटेड। जॉन्डिस होता है तो बाबा वाबा की जगह पास जाने की बजाय प्लीज़ डॉक्टर के पास जाओ। मैं किसी के बिलीफ पे डाउट नहीं कर रही हूँ कि तुमको किसी को दिखाना नहीं चाहिए, आपका बिलीफ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, बट ये एक बीमारी है। सो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर इफ यू सफर फ्रॉम जॉन्डिस और you have similar symptoms. Okay, there is no specific treatment to jaundice. There is no specific treatment. Supportive care, proper rest and the treatment are the treatments which are given to patient. आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है तो आरबीसी बढ़ाने का दवा दिया जाएगा, समझ में आ रही है बात? बट यू मस्ट गो टू द डॉक्टर। फिर नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कब होता है? इन दिस कंडीशन द स्टमक कंटेंट्स आर थ्रोन आउट ऑफ द माउथ ड्यू टू रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक वॉल।
तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से पूरा खाना बाहर आ जाता है, मुंह से बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। इट इज कंट्रोल्ड बाय नॉन वाइटल वॉमिटिंग सेंटर ऑफ मेड्यूला। तो ये हमारे मेड्यूला से कंट्रोल होता है। इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विथ नोशियाटिक फीलिंग। आपको डायरेक्ट उल्टी नहीं आएगी, पहले उल्टी जैसा फील होगा, उसको नोशिया बोलते हैं, और फिर फाइनली उल्टी आ जाती है। नेक्स्ट, अच्छा तो अब देखो हमने सारे डिजीज के बारे में पढ़ लिया। अब ये लास्ट में आपको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। वेरी प्राउड टू से कमला सोहोनी was the first Indian woman to receive PhD in science discipline. She worked under the guidance of Dr. Robert Hill and discovered cytochrome C. It is the electron carrier in mitochondria from potato. तो ये फर्स्ट फीमेल PhD स्टूडेंट थी जिन्होंने साइटोक्रोम सी को डिस्कवर किया, और वो भी पोटैटो के माइटोकॉन्ड्रिया में से। डॉक्टर सोनी ऑल्सो वर्कड ऑन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लेग्यूम्स, मिल्क एंड नीरा। हर कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ इंडियाज फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। इन्होंने ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत रिसर्च की कि लेग्यूम्स में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, मिल्क में कितना न्यूट्रिशन होता है, नीरा में कितना न्यूट्रिशन होता है। she had designed a protocol for RA dairy to avoid curdling of milk. इन्होंने RA जो डेयरी है उनको फॉर्मूला दिया था कि आप मिल्क को बिना कर्ड किए उसको कैसे उसकी क्वालिटी, उसका प्रोटीन कंटेंट मेंटेन रख सकते हो, सो दैट पीपल जो ये RA दूध पियेंगे उनके बॉडी को क्या फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए फॉर्मूला डॉक्टर सोहोनी ने दिया था। तो आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर जूनियर्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर स्टूडेंट्स, विथ योर नेबर्स, विथ योर बिलव्ड स्टूडेंट्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू योर चैनल एट, तो चीटिंग मत करो, फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, फटाफट सबके साथ शेयर करो, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे हमने क्लास 11th और क्लास 12th का फ्री नोट्स दिया है। क्या दिया है हमने? फ्री नोट्स दिया है। और एक मैं बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंस कर रही हूँ, सिर्फ छोटा सा अनाउंसमेंट दे रही हूँ। 25,000 सब्सक्राइबर्स होने पर हमने एक गिव अवे डिसाइड किया है। तो ये गिव अवे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द चैनल पे मिलने वाली है। चलो मिलते हैं जल्दी, अच्छे से पढ़ो, और वन शॉट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप रिवाइजिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, सी यू सून।